हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के 2-3 वीडियो मैं आप लोगों के लिए पहले से ही अपलोड कर चुका हूं। आगे के वीडियो में आगे के अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं और 1 या 2 वीडियो और बनेगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। तो आप पिछले सभी वीडियो जो कि अनुच्छेद से रिलेटेड हैं उनको एक ही प्लेस पर नोट कर लीजिएगा, बड़े ध्यान से उनको समझिएगा क्या क्या इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 195 से। अनुच्छेद 195 सभी अनुच्छेद नहीं याद करना, इसमें से भी कम याद करना है। अनुच्छेद 195 में विधानसभा सदस्यों के वेतन और भत्तों का वर्णन है। 195 में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों का वर्णन है। अनुच्छेद 202 में राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण से मतलब आप समझ रहे हैं कि राज्यों का बजट, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब राज्य का बजट। क्योंकि संविधान में कहीं पर भी, मैं आपसे दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द लिखा गया है भारतीय संविधान में। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब राज्यों का बजट। 213 में अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में, देखो आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, अनुच्छेद 123 पढ़ा होगा, 123 आर्टिकल 123 में क्या होता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। इस एक को उठाकर आप यहाँ रख देंगे तो 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। विधान मंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का राज्यपाल का अधिकार होता है अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 के तहत। अगला है अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालय का वर्णन है। राज्यों का उच्च न्यायालय होगा तो आप कमेंट करेंगे कि वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? क्लियर बेटाओ। 214 में राज्यों के उच्च न्यायालय का वर्णन है। 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। राज्यों का उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा अनुच्छेद 215 के तहत। और आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुच्छेद 129 के तहत 129 पढ़ा होगा, याद करिए। 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। आर्टिकल 129 के तहत आप पिछले नोट्सों को देखिए या पिछले वीडियो देखिए तो 129 के तहत क्या होता है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। और 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। उच्च न्यायालय कैसे गठित होंगे उसका वर्णन है। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, न्यायालय के न्यायाधीश के। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उन पर उच्च न्यायालय कैसे नियंत्रण करेगा उसकी बात होगी। अनुच्छेद 239 का नहीं है, अनुच्छेद 239 भाग 8 का 8 में वर्णित है। ये भाग 8 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? भाग 8 के अंतर्गत आता है। और इसमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 239 याद रखना। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244
ये भाग 10 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 244 भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 244 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ हम सभी लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की सूची होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर कोई विषय इन तीनों सूचियों में नहीं होता, अगर कोई विषय इन तीनों सूचियों में नहीं होता, अब कोई नया विषय आता है, कोई नया विषय आता है तो इन सूचियों के अतिरिक्त रखा जाता है, उस मामले को अवशिष्ट मामला कहते हैं। और अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार, अवशिष्ट मामले पर कानून बनाने का अधिकार आप नोट करते चलिए, केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। और अवशिष्ट मामले भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, ये आपको मालूम होगा। अवशिष्ट मामले कनाडा, यूएसए कनाडा बॉर्डर, तो कनाडा से याद रखना। अवशिष्ट मामले 49वीं समांतर रेखा, अवशिष्ट मामले कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और जो भारत का जीएसटी मॉडल है, जो भारत का जीएसटी मॉडल है, आप कमेंट करिए कि भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस मॉडल पर आधारित है, किस देश के मॉडल पर आधारित है। जब मैंने जीएसटी पढ़ाया था, जब आपको समझाया था। और जीएसटी परिषद का वर्णन, जीएसटी परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये भी आप कमेंट करिएगा। यही मिलता जुलता कोई अनुच्छेद मिलेगा जीएसटी परिषद के लिए। क्लियर है ना। अगला पॉइंट बात करते हैं राज्य सूची के विषय में संबंध। राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय में संसद भी कानून बना सकती है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय में अनुच्छेद 249 के तहत केंद्र सरकार कानून बना सकती है, विधि बना सकती है किसी राज्य सूची के विषय पर। अनुच्छेद 249 के तहत, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नहीं बेटा, मैं गलत पढ़ रहा हूँ इसको। अंतर्राज्यीय मतलब 2 राज्यों के मध्य अगर कोई नदी जल विवाद होता है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कहते हैं, तो अनुच्छेद 262 के तहत उसका निपटारा होता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्यीय परिषद, पहली अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में गठित हुई थी, 1919 में 1990 में गठित हुई थी। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखों का वर्णन है। अनुच्छेद 266 में क्वेश्चन कई बार आया है कि संचित निधि का वर्णन कहाँ पर है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन है। और अनुच्छेद 263 में तो अंतर्राज्यीय परिषद है, 262 में अंतर्राज्यीय नदियों का वर्णन है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और यहाँ पर जब अनुच्छेद 280 लग गया ना बिटाओ, अनुच्छेद जब 280 लग गया तो आप कहेंगे भाग 12 के अंतर्गत आ गया। अनुच्छेद 280 किसके अंतर्गत आ गया? भाग 12 के अंतर्गत, क्योंकि भाग 12 264 से प्रारंभ हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन आया कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 12, भाग की वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तो भाग 12 आप याद रखना, वित्त आयोग का वर्णन भाग 12 में है। और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। कौन थे बेटा? केसी नियोगी थे। ठीक है। अनुच्छेद 281 में, आप पेपर में बड़े ध्यान से समझिए। अगर पेपर में आप इतना पढ़कर रह गए, मैंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग की सिफारिशों का वर्णन
अनुच्छेद 281 में, क्योंकि एक आपके लिए आया था ना CAG वाला, आप लोग गलत कर गए थे ना, कंपटीशन में आया था 148 149 वाला अनुच्छेद आया था ना, 148 149 148 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन है और 149 में उसके कर्तव्यों का वर्णन था। तो कंपटीशन में ऐसा आया था कि CAG के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आप ये गलती कर गए थे कि 148 लगा दिया था, कर्तव्यों की बात आएगी तो वहाँ पे 149 आएगा और CAG की बात आएगी तो 148 आएगा। क्लियर है ना बेटा इतनी बात। उसी प्रकार से वित्त आयोग का वर्णन आएगा अनुच्छेद 280 में और वित्त आयोग के सिफारिशों का वर्णन अनुच्छेद 281 में। अगली बात आती है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। समागम शब्द आप समझ रहे हैं कि कहीं पर भी आना जाना में व्यापार के संदर्भ में आ जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी संविधान के अनुसार। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। इसके तहत राज्यसभा नई प्रकार की अखिल भारतीय सेवा गठित करेगी। अनुच्छेद 312 के तहत अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप कमेंट करेंगे कि UPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, UPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। MPPSC की बात नहीं हो रही, ये UPSC की बात हो रही है, संघ लोक सेवा आयोग। क्लियर है बेटा यहाँ तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का वर्णन अनुच्छेद 316 में। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग के लिए। अगला अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 में है। लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना अनुच्छेद 317 में है। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा। किसकी चर्चा बेटाओ? प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा। अनुच्छेद 323 का में प्रशासनिक अधिकरण की चर्चा है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 323 का समझ रहे हैं प्रशासनिक अधिकरण, भाग 14 का के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक अधिकरण भाग 14 का के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण भाग 14 का बाद में जोड़ा गया था प्रशासनिक अधिकरण वाला। तो 323 का में और भाग 14 का के अंतर्गत, ये भाग 14 का अलग बात है और ये अनुच्छेद है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। आपको मालूम होगा कि निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आप ये भी कमेंट करेंगे कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता के अलावा और कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, माने निर्वाचन आयोग निर्वाचन का अधीक्षण करेगा, नियंत्रण करे, निर्देशन करेगा और नियंत्रण करेगा। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार
के आधार पर होना, मतलब इनको चुनाव कराएगा वयस्क मताधिकार। और आपको मालूम होगा कि मताधिकार की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, मतदान करने की आयु कितनी थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में 1989 में राजीव गांधी के कार्यकाल में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये भी आपको मालूम होगा। किसकी आयु, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कब, 1989 में। क्लियर है? संविधान संशोधन 61 के तहत। तो 326 में क्या वर्णित है, निर्वाचन आयोग वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन कराएगा, अनुच्छेद 326। तो देखिए इतने सारे अनुच्छेद लिखे हुए, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर अनुच्छेद एक बार और लिख रहा हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा अनुच्छेद 248 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 213 इंपॉर्टेंट है, 213, अनुच्छेद 248 इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 213 इंपॉर्टेंट। आप जरा सोचिए। और अनुच्छेद 215 भी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 266 भी इम्पोर्टेंट है, 267 भी इम्पोर्टेंट है, 263 और 262 भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप कर लेंगे बिल्कुल। अभी मैं आपसे पूछता हूँ यहीं पर, इसमें देख देख के जरा सोचेंगे। और अनुच्छेद 280 और 281, 280 और 281 तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। 312, 324, इतने अनुच्छेद तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेट याद हो गए होंगे। हम जरा विश्लेषण करते हैं। अनुच्छेद 213, तो आप कहेंगे सर 213 में राज्यपाल के अध्यादेश का अधिकार, राज्यपाल के अध्यादेश का अधिकार। 248 में अवशिष्ट मामले, 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, 215 में। क्लियर है बेटा? 266 में संचित निधि, 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि, 262 में नदी जल विवाद और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, 280 में वित्त आयोग और 281 में वित्त आयोग के कर्तव्य, 312 में राज्यसभा द्वारा नई सिविल सेवा का गठन, अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। और राज्यसभा नई प्रकार की अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 के तहत कर सकती है, 312। 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो इतने अनुच्छेद तो आपको पक्का तैयार हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके जवाब जरूर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।